अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों, वार्षिक वित्तीय विवरण को सदन में प्रस्तुत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2025-26 का बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। एक शेर के साथ, ना गिराया किसी को कभी, ना गिराया किसी को कभी, ना खुद को उछाला, ना खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगा लगा कर मैं भी पहुंचा वहां धीरे धीरे। यह हमारी सरकार का तीसरा बजट है। यह बजट प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर केंद्रित है। बजट में सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास एवं उनके जीवन को सुगम बनाने पर बल दिया गया है। आने वाला काल गंभीर संकट व ट्रांजिशन का है। वैश्विक व्यापार युद्ध, टैरिफ वार, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, बदलते मूल्य, उभरती हुई नई जियोपॉलिटिकल व सामरिक चुनौतियां तथा उनका अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव देश व प्रदेश दोनों इससे अछूते नहीं है। देश के मार्केट व देश की अर्थव्यवस्था में मंदी की दस्तक सुनाई दे रही है। मुझे देश की आर्थिक स्थिति पर भी अपनी चिंता व्यक्त करनी आवश्यक लगती है। उद्योगों की वृद्धि दर धीमी हो रही है, व्यापार पर असर पड़ा है, रोजगार के अवसर भी घट रहे हैं और निजी खपत में कमी के कारण घरेलू मांग में भी कमी आ रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली से आ रही गिरावट से रिटेल इन्वेस्टर का लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है। आरबीआई को भी मुद्रास्फीति और कमजोर रुपये के चलते नीतिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उसका असर महंगाई पर भी पड़ रहा है। कुछ के लिए यह केवल अस्थायी ठहराव है, जबकि मैं इसे दीर्घकालीन चुनौती के रूप में देख रहा हूँ। इन सब चुनौतियों के बीच हमारा प्रदेश और भी अधिक प्रभावित हुआ है। एक और जो हमें देय है वह मिल नहीं रहा, जैसे पीडीएनए, बीबीएमबी का शेयर, एनपीएस शेयर के रूप में राज्य सरकार और सरकारी कर्मचारियों का लगभग 9,000 करोड़ का फंड केंद्र एनएसडीएल से लेना शेष है। जीएसटी कंपनसेशन पहले ही बंद है और दूसरी ओर अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की टेपरिंग से साल दर साल गिरावट जारी है। वैट के स्थान पर जीएसटी लागू करके व जीएसटी कंपनसेशन देने के बाद भी राज्य सरकार को वर्ष 2023-24 तक कुल 9,478 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ है। आरडीजी के मामले में भी ऐसा ही हुआ है और मेरी नज़र में आरडीजी कोई ग्रांट नहीं है। आरडीजी एक प्रकार का पोस्ट डेवल्यूशन कंपनसेशन है उन प्रदेशों के लिए जो मूलतः रेवेन्यू डेफिसिट इकाइयां हैं तथा जिनका गठन किसी आर्थिक स्वायत्ता या आत्मनिर्भरता के आधार पर नहीं अपितु इन क्षेत्रों की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हुआ है। हिमाचल प्रदेश एवं अन्य पहाड़ी राज्य इसलिए स्पेशल कैटेगरी के राज्य माने गए हैं। 2024-25 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2,32,185 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ग्रामीण आजीविका को स्थानीय संसाधनों के साथ जोड़कर लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए काम कर रही है। मैं इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करना चाहूँगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पहली बार दूध, प्राकृतिक गेहूं और मक्की के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की गई है। सेब, आम
और अन्य फलों की खेती को बढ़ावा देने, उच्च मूल्यों वाले फलों की सुरक्षित खेती करने व मौसम आधारित फसल बीमा योजना इत्यादि के माध्यम से किसानों बागवानों का लाभ दिया जा रहा है। हमारी सरकार का यह प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए एक ई-कॉमर्स वेबसाइट himeera.com.in का आरंभ किया गया है। अन्य उत्पादों के साथ साथ प्राकृतिक रूप से तैयार मक्की का आटा इस प्लेटफॉर्म पर हिमभोग ब्रांड के नाम से बिक्री के लिए उपलब्ध है। नेचुरल फार्मिंग कर रहे 1,58,785 किसानों को प्रमाणित किया गया है। आने वाले समय में हमारी सरकार बाजार को ग्रामीण उद्यमियों के द्वार पर लाने के प्रयास को और भी प्रभावी रूप से धरातल पर उतारा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के कल्याण हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में 8 पेंशन योजनाएं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। इंदिरा गांधी प्यारी बहनी सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेघर पात्र व्यक्तियों को मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। मेरी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से शिमला जिला से 22 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के पहले दल को 13 दिन के शैक्षणिक भ्रमण तथा देश के विभिन्न भागों में ले जाया गया है। तदुपरांत बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी तथा सिरमौर जिला से भी कुल ऐसे 77 बच्चों को देश के विभिन्न भागों में शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया गया है। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए आगामी वित्त वर्ष में भी अन्य जिलों के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। साथ ही उनकी उच्च शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की स्थापना की गई है, जिसमें स्वैच्छिक योगदान और CSR फंड भी प्राप्त किए जा सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024 में इस योजना के अंतर्गत लगभग 4,000 से अधिक बच्चों को प्रमुख भारतीय त्योहारों के लिए त्योहार भत्ता एवं अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, बस्तर भत्ता, पोषण अनुदान, मिश्रित अनुदान, उच्च शिक्षा और कौशल विकास स्टार्टअप योजना के रूप में 14,77,02,000 का व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त जिला बिलासपुर और हमीरपुर में 2 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को भूमि आवंटित की गई व निर्माण हेतु राशि भी प्रदान की गई। मैं प्रदेश की पंजीकृत दूध सोसाइटी के सुदृढ़ करने के लिए इन्हें मिलने वाली फ्रेट सब्सिडी को 1.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति लीटर की घोषणा करता है। मिल्कफेड में दूध प्रोक्योरमेंट के कार्य को पूर्णतः डिजिटल किया जाएगा। टेक्नोलॉजी की मदद से किसानों को मिलने वाली सारी जानकारी मोबाइल पर ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके लिए मिल्कफेड में ERP सिस्टम को लागू किया जाएगा। साथ ही पशुओं को भी लाइफ साइकिल अप्रोच के अंतर्गत एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में डेयरी विकास के लिए कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले के लिए लगभग 10,73,27,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। परियोजना के अंतर्गत मुख्य गतिविधियों में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ढगवार, कांगड़ा में नई केंद्रीय प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, दुग्ध उत्पादकों तथा तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण और दूध खरीद इकाई का डिजिटलकरण किया शामिल है। राज्य में डेयरी गतिविधियों के सुधार हेतु नाहन, नालागढ़, मोहाल, रोडू में 20,000 LPD क्षमता के 4 नए संयंत्र और 2 मिल्क चिलिंग सेंटर उन्ना और हमीरपुर में शुरू किए जाएंगे। मैं आगामी वित्त वर्ष के लिए गाय के दूध की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 45 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए तथा भैंस के दूध को 55 रुपए से बढ़ाकर
61 रुपए प्रति लीटर करने की घोषणा करता है। यदि कोई किसान या कोई सोसाइटी 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित नोटिफाइड कलेक्शन सेंटर पर दूध स्वयं ले जाते हैं तो उन्हें 2 रुपए प्रति लीटर की दर से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी दी जाएगी। इस प्रकार दूध में किसान को 8 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त दिए जाएंगे। 8 रुपए जो पिछली बार मैंने 13 रुपए बढ़ाया था, इसमें 8 रुपए की और वृद्धि कर रहा हूं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। प्रदेश के पशुपालन के क्षेत्र में कुल 673 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की लगभग 2/3 जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी है। बेहतर प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में चल रही 8 योजनाओं को मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के रूप में एकीकृत किया गया है। 2025-26 के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत 35 करोड़ रुपए व्यय किए जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ किसानों के हित में सरकार एग्रीकल्चर लॉन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाएगी, जिसके तहत ऐसे किसान जिनकी जमीन नीलामी की कगार पर आ गई हो, उनके द्वारा लिए गए 3 लाख रुपए कृषि लोन को चुकाने हेतु सरकार बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाएगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50% हिस्से का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपया व्यय किए जाएंगे। हमारी सरकार उन सभी गरीब किसान जो गांव में रहते हैं, उनकी जमीन बचाने के लिए जो भी इंटरेस्ट होगा उस समय के 1 लाख के लोन पर मूलधन वो देंगे, हम उसका 50% से या उससे अधिक उस किसान की जमीन बचाने के लिए हम खर्च करेंगे। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 50 करोड़ से अगर ज्यादा भी होगा तो उसका हम प्रबंध करेंगे। 2025-26 के दौरान 1 लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को हिम परिवार रजिस्टर से जोड़ा जाएगा तथा साथ ही सर्टिफिकेशन के लिए नए किसानों को सर्टिफाइड इवैल्यूएशन टूल फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्स एनालिसिस पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। मेरी सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती से उगाए गए मक्का पर भारत में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्का के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए करने की घोषणा करते हैं। अभी गेहूं का सीजन शुरू हो रहा है। प्राकृतिक खेती से गेहूं को जो कि पिछले वर्ष 40 रुपए हमने लेना था, गेहूं जो प्राकृतिक खेती से उगाया जाएगा 40 से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलो करने की घोषणा करते हैं। जिला हमीरपुर में स्पाइस पार्क का निर्माण किया जाएगा। इससे प्रदेश में उगाए जा रहे मसालों की वैल्यू एडिशन होगी, व बाजार में एक नई पहचान मिलेगी। आगामी वित्त वर्ष में प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए कच्ची हल्दी के लिए, क्योंकि कच्ची हल्दी होती है, मैं कच्ची हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 90 रुपए प्रति किलो करने की घोषणा करता हूं। ICAR CPIR द्वारा विकसित SOP के तहत खरीफ 2025 के आलू के बीज का उत्पादन 8 पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन में फिर से शुरू किया जाएगा। प्रदेश की कृषि क्षेत्र में वर्षा से आलू एक महत्वपूर्ण फसल है। राज्य में कुल सब्जी उत्पादन में आलू का 20% हिस्सा है। अतः आलू की फसल को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ऊना जिला में लगभग 20 करोड़ की लागत से 500 केजी पर आवर की क्षमता वाले पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट को स्थापित करने जा रही है, जो कि प्रदेश में वर्ष के दौरान 3400 हेक्टेयर से उगने वाले आलू की दोनों
मौसमों की फसलों के लगभग 54,200 मीट्रिक टन आलू उत्पादन करने वाले किसानों को सहायता प्रदान करने में सहायक होगा। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास व ग्रीन हिमाचल के सपने को साकार करने के उद्देश्य से वन क्षेत्र के विस्तारीकरण के विभिन्न कार्यक्रम को नया रूप दिया गया है। 2025-26 के लिए 5,000 हेक्टेयर का वृक्षारोपण लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें जंगली फलों के पौधों और अन्य फलदार पेड़ों के पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी सरकार ने यह पहल की है। इससे न सिर्फ वन क्षेत्र में जैव विविधता आएगी, बल्कि बंदर व अन्य जीवों को आबादी में आने से रोका जाएगा। वन प्रबंधन तथा वन क्षेत्र विस्तार में समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु मैं राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना में युवक मंडल, महिला मंडल तथा स्वयं सहायता समूह को बंजर भूमि पर वृक्ष, फलदार एवं अन्य उपयोगी पौधों के वृक्षारोपण और उनकी सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इन्हें 1 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक के पौधारोपण क्षेत्र प्रबंधन के लिए दिए जाएंगे। औसत रोपण क्षेत्र 2 हेक्टेयर से अधिक होने का अनुमान है। 2 हेक्टेयर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पहले वर्ष में इन समूह को, महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह को पौधा लगाने के लिए इन समूह को 2,40,000 रुपया फलदार और अन्य वृक्षों को लगाने व संबंधित कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत एक नई अडॉप्शन योजना लाई जा रही है, जिसमें बंजर भूमि पर वृक्ष लगाए जाएंगे। इस प्रयास में से न केवल प्रदेश के वनों में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय समुदायों को आजीविका भी सुनिश्चित होगी। जो हमारे पास बड़े बड़े बैंक आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, CSR के तहत फंड देते हैं। हमने कहा कि आप एक पहाड़ी चुनिए, उस पहाड़ी में 5 साल तक आप पौधे लगाइए और जब जंगल बन जाएगा तो हमें वापस दीजिए। कोई एम्बुलेंस दान कर देता है, कोई कुछ कर देता है, तो उसको भी गाइड किया जाएगा इस योजना के अंदर। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के सभी क्षेत्रों तथा विशेषकर कांगड़ा जिला को अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट मैप पर लाने के लिए पूर्व में घोषित प्रयासों का तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है। कांगड़ा में गग्गल स्थित हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए भू अधिग्रहण का कार्य आरंभ कर दिया गया है तथा इसे निर्धारित समय अवधि में पूरा कर लिया जाएगा। भू अधिग्रहण को पूरा होते ही इसके निर्माण कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। 2025-26 के दौरान इसके लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव है। मंडी के वन में प्रस्तावित एयरपोर्ट के संबंध में आगामी कार्रवाई हेतु मामला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उठाया जाएगा। पर्यटकों को हिमाचल में आकर्षित करने के लिए होम स्टे यूनिट्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह यूनिट्स न केवल महंगे होटलों का एक विकल्प है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों को अधिक समय के लिए रुकने के लिए भी प्रेरित करता है। मैं प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्रों में हिमाचल युवाओं द्वारा होम स्टे यूनिट्स और होटल बनाने के लिए ऋण पर 4% इंटरेस्ट सबवेंशन तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5% इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएगी। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम चरण में माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 58 करोड़ की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वीकृत होते ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस प्रकार माता श्री ज्वालाजी मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपया, माता श्री नैना देवी मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपया तथा धर्मशाला के तपोवन के अंतरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपया व्यय किए जाएंगे। दूसरे चरण में माता श्री ब्रजेश्वरी मंदिर कांगड़ा, चौरसिया मंदिर
सिरमौर श्री त्रिलोकीनाथ मंदिर लाहौर का सम्मिलित किया जाएगा। मंडी जो कि छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ शिवधाम की परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करके जनता को समर्पित किया जाएगा। इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आपको मालूम है, हमारी सरकार द्वारा बनखंडी कांगड़ा में जियोलॉजिकल पार्क का निर्माण किया जा रहा है और हम इनके साथ एक अत्याधुनिक प्लेनेटेरियम स्थापित करने जा रहे हैं। यहाँ न केवल स्थानीय निवासियों को स्वरोजगार प्रदान करेगा, पर्यटकों को आकर्षित करेगा, बल्कि खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान की में रुचि और जागरूकता भी बढ़ाएगा। इसके अलावा यहाँ बच्चों के लिए एक प्रमुख आकर्षण और शैक्षणिक विकास का केंद्र बनेगा। साथ ही बनखंडी के क्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने में सहायक होगा। सरकार स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लक्ष्य से प्रदेश में 4 नए 5 स्टार स्तर के नेचुरल केयर वेलनेस सेंटर खोलेगी। ये केंद्र शांत प्रकृति वातावरण में योग, ध्यान, हर्बल उपचार और पारंपरिक चिकित्सा का अनूठा अनुभव प्रदान करेंगे। साथ ही यहाँ दिए जाने वाला भोजन व अन्य खाद्य सामग्री भी विशुद्ध रूप से प्राकृतिक होगी। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश को एक प्रमुख स्वस्थ पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना होगा और पर्यटन अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना होगा। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला हुआ है, जो कि प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। टी टूरिज्म प्रदेश की आर्थिकी में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस क्षेत्र में रोजगार की बहुत संभावना है। हम वर्तमान कानून में संशोधन करके टी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चाय के बागानों को सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करेंगे और निवेशकों को बिना किसी समस्या के सभी अनुमतियां प्रदान करेंगे। इससे न केवल टी प्लांटेशन को बढ़ाया और बचाया जा सकेगा, बल्कि हिमाचल की चाय को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी। मैंने पिछले वर्ष के बजट में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 60 रुपए बढ़ाई थी, जो कि अप्रत्याशित थी और समतुल्य राज्यों में सबसे अधिक कही जा सकती है। मैं घोषणा करता हूं कि मनरेगा मजदूरों के उत्थान के लिए एवं उन्हें उचित सुविधा देने के लिए एक व्यापक योजना अगले वित्त वर्ष में लागू की जाएगी। इसके अलावा मैं मनरेगा मजदूरों को 20 रुपए दिहाड़ी बढ़ाकर 320 रुपए करने की घोषणा करता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार मानती है कि प्रदेश के कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। पेंशनर्स ने भी सेवा काल के दौरान प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया है, परंतु जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो पिछली सरकार ने कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन आदि के लगभग 10,000 करोड़ रुपए की एरियर की देनदारियां लंबित रखी है। मैं घोषणा करता हूं कि प्रथम चरण में पहले हमने 75 वर्ष से अधिक की आयु के सारा एरियर दे दिया। प्रथम चरण में 70 वर्ष से 75 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनों का बकाया एरियर का भुगतान इसी साल कर दिया जाएगा और 15 मई से इस भुगतान की शुरुआत की जाएगी। दूसरी तरफ चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम चरण के कर्मचारी वे अधिकारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। इससे कुल 1,75,000 से अधिक कर्मचारी एवं अधिकारियों को लाभ होगा। वेतन व पेंशन एरियर पर कुल 425 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रदेश के कर्मचारियों को 3% की दर से महंगाई भत्ते की किस्त देने की मैं घोषणा करता हूं, जो कि 15 मई 2025 में दे दी जाएगी।
कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद वित्तीय अनुशासन, फिस्कल प्रूडेंस के माध्यम से हमने अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक किया है और हमारी वित्तीय स्थिति आने वाले वर्ष में जहां चुनौती भरी है, लेकिन अर्थव्यवस्था में सुधार से और अधिक आगे सुधार होता हुआ उसमें आगे बढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद मैं निम्नलिखित घोषणाएं करता हूं। दिहाड़ीदार को 25 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4,225 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। दिहाड़ीदार को 25 रुपए बढ़ोतरी के साथ 425 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,750 रुपए प्रति माह मिलेगा। हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है, कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में शीघ्र ही सुधार ला जाएगा। मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बजट में नहीं लिखा है कि आने वाले समय में हम आउटसोर्स की भर्तियों को धीरे धीरे कम करके एक ऐसी योजना लाएंगे ताकि उन आउटसोर्स कर्मियों का शोषण ना हो सके। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्स कई विकास योजना के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूं। या राम जी, आपके समय होता ना तो मुझे प्रदेश के आधा कर्ज कम कर देना था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 10,500 रुपए मासिक मिलेगा। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक 300 रुपए बढ़ोतरी के साथ अब 7300 रुपए मिलेंगे। आंगनवाड़ी सहायिका को प्रति माह 300 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 5800 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। आशा वर्कर को 300 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 5800 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। सिलाई शिक्षकों को मासिक मानदेय में 500 रुपया बढ़ाया जाएगा। मिड डे मील वर्कर्स को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 5,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 5500 रुपया प्रति माह मिलेगा। जल रक्षक को 300 रुपए बढ़ोतरी के साथ 5600 रुपया प्रति माह मिलेगा। जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर्स को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ सभी वर्गों में, चाहे वो पैराफिटर्स है चाहे वो मल्टी 500 रुपया बढ़ जाएगा, 5500 रुपया प्रति माह मिलेगा। लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्कर को 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। पैराफिटर पंप ऑपरेटर को 300 रुपए बढ़ोतरी के साथ 66 रुपए प्रति माह मिलेगा। पंचायत चौकीदारों को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8,500 रुपए प्रति माह मिलेगा। राजस्व चौकीदारों को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 63 रुपए प्रति माह मिलेंगे। राजस्व नंबरदार का 300 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। एसएमसी अध्यापकों को एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। आईटी टीचर्स को 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन इन दोनों के हम जल्दी टेस्ट करवा के इन्हें जल्दी सरकार में लेने की कोशिश करेंगे। एसपीओ को 300 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2024-25 के संशोधित अनुमानों पर आता हूं। वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति 43,704 करोड़ रुपए है। 2024-25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व ब्याज 50,190 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 2024-25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 6,486 करोड़ रुपए का राजस्व डेफिसिट अनुमानित है। अध्यक्ष महोदय, मैंने समुद्र से सीखा है जीने का सलीका। मैंने समुद्र से सीखा है जीने का सलीका। चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार 18 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है। थैंक यू।